नियम जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और उसमें भारत को स्वतंत्र करने का प्रावधान था, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात हम लोग करेंगे। उसके प्रमुख प्रावधानों की बात करेंगे और साथ में ये देखेंगे कि पृष्ठभूमि क्या थी उसके बनने की। दरअसल 1946 से ही ब्रिटिश सरकार ये मान चुकी थी कि भारत पर नियंत्रण बहुत दिनों तक नहीं रखा जा सकता। 18 फरवरी 1946 को नौसैन्य विद्रोह प्रारंभ हुआ और उसके अगले दिन ही 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन की घोषणा कर दी कि कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाए। इस कैबिनेट मिशन में भारत में संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया, साथ ही अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया। मुस्लिम लीग उस समय सरकार में शामिल नहीं हुई, न ही संविधान सभा की बैठकों में भाग ली। मुस्लिम लीग चाहती थी कि पाकिस्तान बने, भारत का बंटवारा हो और पाकिस्तान एक संप्रभु राष्ट्र बने। ब्रिटिश सरकार अभी तक ये बात नहीं मान रही थी। हालांकि कैबिनेट मिशन में भी कुछ इस तरह के प्रावधान थे जिससे मुस्लिम लीग संतुष्ट हो सके, उसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग सरकार में भाग ली। सरकार में भाग इसलिए नहीं ली कि सरकार के कामकाज को ढंग से चलाया जाए, सरकार में इसलिए मुस्लिम लीग ने भाग लिया कि सरकार के कामकाज में बाधा डाला जाए और लियाकत अली को वित्त विभाग मिला। उन्होंने जितने भी भारतीय मंत्रियों के विभाग थे उन सब विभागों के बजट को कम कर दिया, उनका अपने विभाग का काम चलाना मुश्किल हो गया, यानी व्यवधान डाला गया। इस सरकार में समन्वय बना रहे दोनों में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में। इसके लिए एक सम्मेलन भी लंदन में आयोजित हुआ 3 से 6 दिसंबर 1946 को, जिसमें वायसराय बेबल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली और जवाहरलाल नेहरू तथा जिन्ना भाग लिए थे। लेकिन उसमें भी कोई बात स्पष्ट नहीं हुई, समझौता नहीं हो पाया। उसी बैठक में यह तय हो गया, उसी सम्मेलन में यह तय हो गया कि भारत का बंटवारा होगा। आगे चलकर 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने घोषणा की कि भारत में जो अनिश्चितता भरा माहौल है, इस माहौल को अनिश्चित काल तक नहीं रहने दिया जा सकता। इसलिए ब्रिटेन जून 1948 तक भारतीय सत्ता का हस्तांतरण जिम्मेदार भारतीयों के हाथ में कर देगा। 20 फरवरी 1947 की जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की घोषणा थी वो क्या थी कि इस अनिश्चित भरे माहौल को बहुत दिनों तक नहीं रहने दिया जा सकता। इसलिए ब्रिटेन भारतीय सत्ता का हस्तांतरण जिम्मेदार भारतीयों के हाथ में कर देगा। कब तक? जून 1948 तक, 30 जून 1948 तक ये सत्ता का हस्तांतरण जिम्मेदार भारतीयों के हाथ में हो जाना था। इसी घोषणा में उन्होंने ये भी कहा कि हम ये देखेंगे कि किसी एक केंद्रीय सरकार को ये सत्ता का हस्तांतरण किया जाए या प्रांतीय सरकारों को, यानी यहाँ भी बंटवारे की एक लूप होल छोड़ दिया गया कि अगर भारतीय सहमत होंगे तो हम किसी एक केंद्रीय सरकार को सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे, नहीं तो अगर सभी नहीं सहमत होंगे तो हम प्रांतों को सत्ता का हस्तांतरण करने पर विचार करेंगे। इसी घोषणा में क्लीमेंट एटली ने बेबल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बना के भेजा। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए और उन्होंने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के पश्चात अपनी एक योजना प्रस्तुत की, जिसे हम लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहते हैं। 3 जून 1947 को यह योजना लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत की गई। दरअसल लियाकत अली से पटेल बहुत खफा थे, बहुत दुखी थे। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने सबसे पहले पटेल को बंटवारे के लिए राजी किया। लॉर्ड माउंटबेटन को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो ये तय करें कि भारतीय सत्ता का हस्तांतरण किस प्रकार किया जाए। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो योजना है वो सत्ता के हस्तांतरण की योजना है। ये सवाल पूछा भी जा चुका है कि लॉर्ड माउंटबेटन की जो योजना है वो किससे संबंधित है, तो सत्ता के हस्तांतरण से संबंधित है कि सत्ता का हस्तांतरण किस प्रकार किया जाए, उसमें बंटवारा भी शामिल है। तो लॉर्ड माउंटबेटन को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप ये तय करें कि सत्ता का हस्तांतरण भारत में कैसे किया जाए। तो उन्होंने विभिन्न नेताओं से जो बातचीत की उससे यह स्पष्ट हो गया कि किसी एक केंद्रीय सरकार को सत्ता का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, भारत का बंटवारा करना होगा। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले कांग्रेसी नेताओं में पटेल को राजी किया भारत में के बंटवारे के लिए। सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने किसको राजी किया? पटेल को राजी किया। प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने सबसे पहले पटेल को राजी किया, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को, जिसमें लेडी माउंटबेटन की भी प्रमुख भूमिका थी। फिर गांधी से बात हुई। गांधी ने माउंटबेटन के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि ऐसा है कि आप जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दीजिए, इससे अगर वो संतुष्ट हो तो जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दीजिए। लेकिन पटेल और जवाहरलाल ने
गांधी पर दबाव डाला कि आप ये क्या कह रहे हैं, अगर जिन्ना प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो फिर वही सारे काम होगा, कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक। लियाकत अली वित्त मंत्री थे, हालांकि उन्हें वित्त का बहुत अनुभव था नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग में जो मोहम्मद अली थे वो वित्त के मास्टर आदमी थे, तो उनकी सहायता से लियाकत अली ने जो बजट जारी किया था, उस बजट में इस प्रकार के करों का प्रावधान था। उद्योगपतियों को टारगेट किया गया था और उद्योगपति अधिकांश कांग्रेस के साथ थे। ठीक। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आ गई। इसी योजना को कानूनी रूप देने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक विधेयक तैयार किया और 4 जुलाई 1947 को यह विधेयक ब्रिटिश संसद में रखा गया। ब्रिटिश संसद से पारित होकर यह सम्राट के पास गया और सम्राट ने 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार यह जो विधेयक था यह 18 जुलाई 1947 को अधिनियम बन गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947। ये तिथि ध्यान रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947। 4 जुलाई को यह ब्रिटिश संसद में रखा गया था। ब्रिटिश संसद जो माउंटबेटन योजना आई, तो माउंटबेटन योजना 3 जून को आई। कांग्रेस ने 3 जून को ही इस योजना को स्वीकार कर लिया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 क्या है? माउंटबेटन योजना। कांग्रेस ने इसी दिन इसको स्वीकार कर लिया। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक हुई। उसमें बंटवारे संबंधी प्रस्ताव को गोविंद बल्लभ पंत ने रखा और मौलाना आज़ाद से उसका समर्थन कराया गया। पहले मौलाना आज़ाद और गांधी जी बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। गांधी जी ने कहा भी था कि बंटवारा मेरी लाश में होगा, लेकिन अंत में दुखी मन से बंटवारे के लिए राजी हो गए। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति में जो प्रस्ताव रखा गया, यह प्रस्ताव गोविंद बल्लभ पंत द्वारा रखवाया गया और मौलाना आज़ाद द्वारा इसका समर्थन कराया गया। उस महासमिति की बैठक में कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था, जिसमें पंजाब कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे किचलू, उन्होंने इसका विरोध किया। पुरुषोत्तम स्टैंडर्ड ने विरोध किया। फजलुर रहमान ने इसका विरोध किया। चौथराम भिंडवानी ने इसका विरोध किया। ठीक। तो इस माउंटबेटन योजना को कानूनी रूप दिया गया और उसे कहा गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947। अब इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में क्या प्रावधान है, प्रमुख प्रावधान इसके क्या है? तो इसमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट होंगे। माउंटबेटन योजना की बात हम लोग कर चुके हैं पीछे, उसको देख लीजिएगा। इसमें कहा गया एक बार थोड़ा सा संक्षेप में बता भी देते हैं। माउंटबेटन योजना जो है उसमें भारत के सत्ता हस्तांतरण की बात कही गई थी, भारत के बंटवारे की बात कही गई थी कि किस प्रकार से भारत का बंटवारा हो, कैसे सुनिश्चित किया जाए। तो ये कहा गया कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम का जो सिलहट जिला है उसमें जनमत संग्रह कराया जाए कि वो लोग भारत के साथ रहेंगे या पाकिस्तान के साथ रहेंगे। सिंध विधानसभा में यह बात तय की जाए कि वो पाकिस्तान के साथ रहेगी या भारत के साथ। पश्चिम बंगाल और पंजाब जो 2 प्रांत थे, इसकी समस्या थी, तो इसमें कहा गया कि इन प्रांतों की जो विधानसभा है उसमें विधायकों को 2 भाग में बांट दिया जाए। हिंदू बहुल जिलों के विधायक अलग बैठक करेंगे और मुस्लिम बहुल जिलों के विधायक अलग बैठक करेंगे। अगर इस गुट में कोई भी कहता है कि बंटवारा होगा तो बंटवारा हो जाएगा। मुस्लिम बहुल अगर कहते हैं कि बंटवारा हो तो उन्हें पाकिस्तान में, हिंदू बहुल अगर कहते हैं कि बंटवारा न हो तो उन्हें भारत में शामिल कर लिया जाएगा। इस प्रकार से बंटवारा होगा, उसके लिए एक आयोग का भी गठन किया गया। ठीक। अब इस अधिनियम में क्या प्रावधान है? माउंटबेटन योजना की बात हम पहले कर चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। इस अधिनियम का में प्रावधान है कि 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र बनाए जाएंगे। 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र कौन कौन? भारत संघ और पाकिस्तान बनाए जाएंगे। 2 संप्रभु, ध्यान रखिएगा, 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र कौन? भारत संघ, सिर्फ भारत नहीं, भारत संघ, भारत एक संघ होगा, और पाकिस्तान। ठीक। भारत संघ और पाकिस्तान 2 संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र बनाए जाएंगे। फिर
अब जब ये संप्रभु हो जाएंगे तो भारत पर जो ब्रिटेन की संप्रभुता थी वो समाप्त हो जाएगी। भारत पर ब्रिटेन की संप्रभुता समाप्त हो जाएगी। भारत पर ब्रिटेन की संप्रभुता समाप्त हो जाएगी। अब गवर्नर जनरल क्या करेगा? जो वायसराय है, वायसराय और गवर्नर जनरल एक ही व्यक्ति होता था, उसकी दो भूमिकाएं थी। एक वायसराय की भूमिका थी, एक गवर्नर जनरल की भूमिका थी। वायसराय की भूमिका क्या थी? वही गवर्नर जनरल जब भारतीय रियासतों और महामहिम सम्राट के बीच संवाद का कार्य करता था या मध्यस्थता का कार्य करता था, तो उसे हम गवर्नर जनरल को वायसराय कहते थे। एक ही व्यक्ति है, तो वायसराय का पद अब समाप्त, वायसराय समाप्त। दूसरा कि गवर्नर जनरल होगा, लेकिन कैसा होगा? गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर जनरल दोनों जगह गवर्नर जनरल होगा, दोनों संप्रभु राष्ट्रों में। गवर्नर जनरल की नियुक्ति क्या होगी? कौन करेगा? तो राष्ट्र की कैबिनेट, जो संप्रभु राष्ट्र है, राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा इसकी नियुक्ति होगी, ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार का इस पर कोई अधिकार नहीं होगा, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में नहीं होगा, के नियंत्रण में नहीं रहेगा। ठीक, नियुक्ति होगी कैबिनेट की सिफारिश पर। कौन करेगा? सम्राट नियुक्त करेगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार का इस पर नियंत्रण नहीं होगा दोनों राष्ट्रों के लिए। भारत ने लॉर्ड माउंटबेटन को ही अपना गवर्नर जनरल चुन लिया, भारतीय कैबिनेट ने उन्हीं की सिफारिश की। और पाकिस्तान लॉर्ड माउंटबेटन को यह उम्मीद थी कि दोनों संप्रभु राष्ट्रों के हम गवर्नर जनरल बन जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि ऐसा है कि हमारे पास गवर्नर जनरल है, उन्होंने जिन्ना कोई अपना गवर्नर जनरल बना लिया। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने, उसके बाद राजगोपालाचारी बने। फिर क्या कहा गया? रियासतों के संदर्भ में क्या कहा गया? रियासतों के संदर्भ में ये कहा गया कि रियासतें चाहें तो भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ या स्वतंत्र रह सकते हैं, रियासतों के पास तीन विकल्प थे। दरअसल जो भी संधियां थीं ब्रिटिश सरकार और रियासतों के बीच, वो सभी संधियां अब समाप्त हो गई। रियासतों ने जो भी अपना अधिकार ब्रिटिश सरकार को दिया था, वो सभी अधिकार अब ब्रिटिश सरकार ने पुनः रियासतों को लौटा दिया। तो रियासतों के पास अब तीन विकल्प है कि वह तो भारत के साथ रहे, या पाकिस्तान के साथ रहे, या स्वतंत्र रहे। अब इस प्रकार का प्रावधान कर देने से बड़ी समस्या हुई। कुछ रियासतें, अधिकांश रियासतें तो भारत के साथ मिली, लेकिन कुछ जैसे जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, ये आसानी से नहीं मिली। तो इनकी कहानी जो है उसको हम लोग करेंगे इतिहास में। रियासतों का ये प्रावधान था। अब संविधान सभा के विषय में क्या कहा गया? संविधान सभा के विषय में यह कहा गया कि संविधान सभा जो कानून चाहे बना सकती है। संविधान सभा जैसा चाहे वैसा संविधान बनाए। यह संप्रभु निकाय है। संविधान सभा क्या है? संप्रभु निकाय है, जैसा चाहे, कि कोई दबाव नहीं, संप्रभु निकाय है, जैसा चाहे वैसा संविधान बनाए भारत के लिए। अब पाकिस्तान की जो संविधान सभा है, पाकिस्तान के लिए जैसा चाहे वैसा संविधान बनाए। यह संविधान सभा जो भी ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानून हैं, जो ब्रिटिश कानून हैं, जिस कानून को वह चाहती है उस कानून को रद्द कर सकती है। यहाँ तक कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को भी परिवर्तित कर सकती है या रद्द कर सकती है। एक दूसरी जिम्मेदारी संविधान सभा को क्या दी गई? यह संविधान सभा अपने राष्ट्र में विधायिका का गठन करेगी या स्वयं विधायिका का कार्य करेगी। संविधान सभा स्वयं विधायिका का कार्य करेगी। तो संविधान सभा के दो रोल थे, एक तो संविधान बनाना, दूसरे विधायिका के रूप में, संसद के रूप में कार्य करना। संविधान सभा में दो अध्यक्ष चुने गए थे, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब यह सभा संविधान बनाने के लिए बैठती थी तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता करते थे। जब यह संसद के रूप में बैठती थी तब जीवी मावलंकर इसकी अध्यक्षता करते थे। ठीक, फिर क्या कहा गया?
कि भारत में जब तक संविधान नहीं बन जाता तब तक भारत का शासन कैसे होगा या पाकिस्तान का शासन कैसे होगा। तो इस अधिनियम में कहा गया कि तब तक 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत शासन किया जाएगा। 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत शासन किया जाएगा। ठीक। भारत सचिव का जो पद था उस पद को समाप्त कर दिया गया। इसके समस्त अधिकार किसको दे दिए गए? अधिकार राष्ट्रमंडलीय सचिव को, मंडलीय सचिव को ये समस्त अधिकार दे दिए गए। राष्ट्रमंडल जो था उसे ये अधिकार, समस्त यहाँ के भारतीय सचिव के अधिकार उसको दे दिए गए। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। अब सिविल सेवकों के विषय में भी इसमें बात की गई। सिविल सेवकों के विषय में क्या कहा गया कि जो सिविल सेवक हैं जो 15 अगस्त 1947 के पहले जो नियुक्त किए गए हैं उनके समस्त अधिकार वैसे ही बने रहेंगे। उनके समस्त अधिकार यानी समस्त जो उनके अधिकार थे वेतन संबंधी या जो भी उनको विशेष उनको जो दिए जाते थे सुविधाएं, विशेष सुविधाएं जो दी जाती थी, सुविधाएं, अधिकार न कहिए सुविधाएं कहिए, जो समस्त सुविधाएं उनकी बनी रहेगी। ठीक। 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी सिविल सेवक नियुक्त हुआ है उसके समस्त सुविधाएं वैसी की वैसी बनी रहेंगी। फिर जो ब्रिटिश सम्राट भारत के सम्राट की उपाधि धारण करता था अब वह भी समाप्त कर दिया गया। वह भारत के सम्राट की उपाधि नहीं धारित करेगा। इस उपाधि को नहीं धारित करेगा ब्रिटिश सम्राट। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। तो ये प्रमुख प्रावधान है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के। ठीक। अब हम लोग आगे फिर संविधान की बात करेंगे।